अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एन्यूरिज्म। ठीक है, अब एन्यूरिज्म जो है ना बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और हम लोग रॉबिन को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें ना, तो एन्यूरिज्म में क्या होता है, देयर इज गोइंग टू बी डायलिटेशन ऑफ द ब्लड वेसल। ठीक है, मतलब डायलिटेशंस होंगी। ठीक है, एबनॉर्मल बल्जिंग होगी ब्लड वेसल की, बैलूनिंग अप होगी। ठीक है, जैसे अब ये नॉर्मल ब्लड वेसल है। ठीक है, ये नॉर्मल है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है। ठीक है, ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल हमें सीधी सीधी नज़र आ रही है। फिर हमारे पास जो है एबनॉर्मल डायलिटेशंस हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फिर एक्सप्लेन करूंगा, डिफरेंट टाइप एक्सप्लेन करूंगा, तो ये डायग्राम इजीली एक्सप्लेन हो जाएगी। लेकिन सिर्फ अभी बताने के लिए बता रहा हूँ, समझने के लिए बता रहा हूँ कि एबनॉर्मल डायलिटेशंस होती हैं, बैलूनिंग ऑफ ब्लड वेसल होती है। ठीक है, और ये मेनली इसकी डिफरेंट और कॉजेज होती हैं, वो हम सारी कर लेंगे। ठीक है, आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है, जेनेटिकल कॉज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती हैं, वास्कुलाइटिस वगैरह, ये सारा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब हम टाइप्स पे आते हैं, क्लासिफिकेशन पे आते हैं। अब रॉबिन्स में जो है ना प्रॉपरली क्लासिफिकेशन नहीं लिखी हुई। ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं, वाइवा में अच्छे नंबर लेने हैं, तो क्लासिफिकेशन प्रॉपर बतानी है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन हम लोग 3 बेसिस पे करते हैं। सबसे पहले लेयर ऑफ वेसल वॉल। ठीक है, लेयर ऑफ वेसल वॉल पर की बेसिस पे इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ट्रू एन्यूरिज्म एंड फॉल्स एन्यूरिज्म। ठीक है, इन सबको हम एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मतलब शेप और साइज की बेसिस पे अगर हम बात करें, तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं, सेक्युलर एन्यूरिज्म, फूजिफॉर्म एन्यूरिज्म एंड डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म। ठीक है, डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म, ये सी है। ठीक है, डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म। ठीक है, अब हमारे पास आता है थर्ड जो है ना, लोकेशन की बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो अब ये कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पे भी बॉडी में जो भी आर्टरीज है ना, सारे से हर जगह पे हो सकता है। जैसे कि अब टाइप्स की बात करें, तो आयोटिक एन्यूरिज्म्स होती हैं। आयोटिक में हमारे पास मेनली जो 2 इंपॉर्टेंट है ना, एक है अब्डोमिनल आयोटा वाली एन्यूरिज्म। ठीक है, और एक थोरैसिक आयोटा एन्यूरिज्म। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बेरी एन्यूरिज्म्स होती हैं, जो हमारे पास सेरेब्रल ब्लड वेसल्स में होती हैं। इसके अलावा रीनल होती हैं, पेरिफेरल एन्यूरिज्म्स होती हैं। पेरिफेरल में हमारे पास मेनली पॉप्लिटियल आर्टरी एन्यूरिज्म्स, फीमोरल आर्टरी एन्यूरिज्म्स, कैरोटिड आर्टरी एन्यूरिज्म्स, मेसेंटेरिक आर्टरी एन्यूरिज्म्स एंड विजुअल एन्यूरिज्म्स। ठीक है, ये हम लोगों ने कर ली क्लासिफिकेशन। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्लासिफिकेशन तो हम लोगों ने कर ली है। ठीक है, जस्ट रिपीट द वीडियो कपल ऑफ टाइम, इट्स कैन बी रियली इजी फॉर यू गाइस। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन पे, प्रॉपर हम हर एक डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं ट्रू एन्यूरिज्म पे। ठीक है, ट्रू एन्यूरिज्म वो एन्यूरिज्म होता है जिसमें हमारे पास ब्लड वेसल की तीनों लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे अब हमें पता है ना, हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं फर्स्ट वीडियो में आते इस चैप्टर की ना, कि हमारे पास ब्लड वेसल में 3 लेयर्स होती हैं। ट्यूनिका मीडिया, सबसे पहले इंटिमा होता है, मीडिया होता है, एडवेंटिशिया होता है। एडवेंटिशिया जो है अपर मोस्ट लेयर है। ठीक है, अब अगर तीनों लेयर्स इन्वॉल्व होंगी ना, मतलब तीनों लेयर्स की वीकनिंग होगी, तीनों लेयर की बैलूनिंग अप होगी, तीनों लेयर की बल्जिंग होगी, तो उसको आप ट्रू एन्यूरिज्म में लाते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये एन्यूरिज्म में हमारे पास ये ब्लड वेसल की जो लेयर्स होती हैं, ये इंटैक्ट भी रह सकती हैं और फट भी सकती हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन मेनली जो होती हैं वो इंटैक्ट होती हैं। ठीक है, ट्रू वाले में। ठीक है, अब ये ट्रू एन्यूरिज्म जो होता है ना, इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं बुक में। जैसे आर्थरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म होता है। आर्थरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म में क्या होता है कि जो ये मीडियल ट्यूनिका मीडिया जो होता है ना, उसकी थिनिंग अप हो जाती है। जब थिनिंग अप हो जाती है, तो उसी वजह से वेसल की जो वॉल होती है वो बल्ज आउट कर जाती है। ठीक है, इसके अलावा सिफिलिटिक एन्यूरिज्म होता है। ये ट्रू एन्यूरिज्म की टाइप है, जिसमें हमारे पास जब ये वो होता है, बैक्टीरिया ट्रोपेनिमा प्लैडम जो है वो इंटर होता है बॉडी में। ठीक है, ब्लड वेसल की एडवांटिशिया जो लेयर होती है उसको डैमेज कर देता है, अल्टीमेटली एन्यूरिज्म हो जाता है। इसके अलावा कंजेनिटल एन्यूरिज्म्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म होता है, जिसमें जो है ना ट्रांसम्यूरल डैमेज होती है। मतलब हार्ट की जो जितनी भी वॉल्स हैं ना, जैसे कि एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, तीनों की तीनों लेयर्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गई टाइप्स ऑफ ट्रू एन्यूरिज्म। दोबारा बता देता हूँ, आर्थरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म है, सिफिलिटिक एन्यूरिज्म है, कंजेनिटल है एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म है, और तीनों की तीनों लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल की मेनली। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं फॉल्स एन्यूरिज्म पे। ठीक है, अब फॉल्स एन्यूरिज्म को हम सूडो एन्यूरिज्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें भी हमारे पास तीनों लेयर्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं, ट्यूनिका मीडिया,
इंटिमा, एडवांटिशिया, तीनों लेयर्स हो रही होती हैं, ठीक है। लेकिन डायग्राम से मैं इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा, उससे बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है ना डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर इजी हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, इस फॉल्स में क्या होता है कि इसमें तीनों लेयर्स डैमेज हो गई, जैसे कि अब यहाँ पे भी मैंने शो किया हुआ है, ठीक है। मैं करीब से दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है ना, ट्यूनिका, एडवांटिशिया, मीडिया, इंटिमा है, ठीक है। तीनों की तीनों लेयर्स डैमेज हो गई, जिसकी वजह से ब्लड जो है ना वो बाहर जाना शुरू हो गया, ठीक है, ब्लड वेसल से। अब बाहर तो जाना शुरू हो गया, लेकिन इसमें अच्छी या बुरी बात जो भी है ना, या कह सकते हैं कि यहाँ पे हेमाटोमा बन जाता है। हेमाटोमा बन जाता है ना, क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे एक्स्ट्रा वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जो इसके मजीद स्प्रेड को रोक देता है, जो हेमाटोमा बना देता है, ठीक है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमाटोमा होता है, ठीक है, विच कम्युनिकेट विद इंट्रावास्कुलर स्पेस। मतलब ये एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमाटोमा है ना, वो कम्युनिकेट कर रहा है विद इंट्रावास्कुलर स्पेस। डायग्राम कर लेते हैं जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है नॉर्मल ब्लड वेसल, ठीक है। फिर आती है हमारे पास ट्रू एन्यूरिज्म, जिसमें मैंने बता दिया है कि तीनों लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं। अब ट्रू एन्यूरिज्म में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है सेक्युलर और एक होता है फुजीफॉर्म, ठीक है। सेक्युलर जो होता है ना, उसमें हमारे पास ओवरऑल जो वो होता है ना, सेक्युलर में मेनली जो है ना एक साइड ऑफ दी डिस्टेंशन ऑफ वन साइड होती है, ठीक है। मतलब ब्लड वेसल की एक साइड जो होती है वो डिस्टेंडेड होती है, ठीक है। और जो फुजीफॉर्म होता है ना, उसमें दोनों साइड पूरा सर्कमफ्रेंस जो होता है ना ब्लड वेसल का, वो पूरा का पूरा जो होता है वो डिस्टेंडेड होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ट्रू एन्यूरिज्म्स की टाइप पढ़ ली है। फिर फॉल्स में मैंने ऑलरेडी बता चुका था कि फॉल्स में क्या होता है कि देयर इज़ गोइंग टू बी इंटिमा, मीडिया, एडवांटिशिया, तीनों लेयर जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली एक्स्ट्रा वास्कुलर जो है वो हेमाटोमा नज़र आता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू से वो होता है, मतलब एक रैप हुआ होता है, तो फर्दर जो है ब्लीडिंग नहीं हो पा रही होती। तो ये फॉल्स एन्यूरिज्म हो गया। और डायसेक्शन में क्या होता है, डायसेक्शन में हमारे पास जो है ब्लड फिलिंग होती है बिटवीन इंटिमा और मीडिया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, जब ये इंट्रावास्कुलर स्पेस के साथ ये एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमाटोमा कनेक्ट होता है ना, तो उसको हम फॉल्स एन्यूरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली हेमाटोमा बन रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया हेमाटोमा क्यों स्प्रेड, मतलब ब्लड क्यों स्प्रेड होने से रुक गया है, बिकॉज ऑफ दी एक्स्ट्रा वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये फॉल्स एन्यूरिज्म हमें कब नज़र आता है? ट्रॉमा में नज़र आता है मेनली, ठीक है। इसके अलावा हमने अगर कोई वो की हुई है, ग्राफ्टिंग वगैरह की हुई है ब्लड वेसल की, ठीक है, नेचुरल आर्टरी के साथ, उन जगहों पे हो सकता है। इसके अलावा अगर पोस्ट एमआई जो है वेंट्रिकुलर रप्चर हो गया बिकॉज ऑफ द पेरिकार्डियल एडहेशन, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास ये फॉल्स एन्यूरिज्म्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब हम लोग आते हैं डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म पे, ठीक है। डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म मैं यहाँ पे ज़रा शॉर्टली बता दूंगा, लेकिन इसको हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे इसकी टाइप्स को, ठीक है। अच्छा, अब डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म जो होता है ना, इसमें क्या होता है, मेनली इंटिमा डैमेज होता है, ठीक है। जब इंटिमा डैमेज होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो होता है ना, फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है, ठीक है, ये हमारे पास इंटिमा है, ये मीडिया है, ये एडवांटिशिया है, ठीक है। इंटिमा डैमेज हो गया। इंटिमा डैमेज जब हुआ है तो ब्लड जो है वो इंटिमा और मीडिया के बीच में जाके एक्यूमुलेट हो गया है, ठीक है। जब इंटिमा और मीडिया के बीच में ब्लड जाके एक्यूमुलेट हो जाता है तो अल्टीमेटली उसको हम डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म्स कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट कंसिक्वेंसेस भी आती हैं जो मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, ये मेनली हमारे पास एसेंडिंग आयोटा के एन्यूरिज्म में नज़र आता है, ठीक है। एसेंडिंग आयोटा एन्यूरिज्म में हमें ये मेनली नज़र आता है, ठीक है। अब हम आते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एन्यूरिज्म, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एन्यूरिज्म जो होते हैं ना, मेनली एन्यूरिज्म जो होता है ये रप्चर कर सकता है, कि मतलब पहले जो था वो एन्यूरिज्म था वो फट सकता है। जब वो फट जाएगा तो क्या मतलब कि मतलब ब्लड वेसल भी फट गई ना, तो जब ब्लड वेसल फट जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड जो है वो फुवारे की तरह बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, अल्टीमेटली बंदा जो है वो मर सकता है, ठीक है। तो ये मेनली जो रप्चर होता है ना, ये एन्यूरिज्म रप्चर ना, ये मेनली हमें एब्डोमिनल आयोटा में नज़र आता है, ठीक है। तो अब्डोमिनल आयोटा तो मेजर ब्लड वेसल है, अगर ये फट जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि बंदा जो है वो विद इन फ्यू मिनट्स जो है मर जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया कि एन्यूरिज्म रप्चर हो सकता है। सेकंड है कि एन्यूरिज्म जो होता है ये डायसेक्ट कर सकता है,
डायसेक्शन वाली बात तो हम लोगों ने ऑलरेडी भी कर दी है कि मतलब इंटिमा और मीडिया के बीच में ब्लड जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। और ये डायसेक्शन जो है ना, ये मेनली थोरेसिक आयोटा में नज़र आता है हमें, ठीक है। अब डायसेक्शन हो गई है ना, तो डायसेक्शन हार्ट में भी हो सकती है, ब्लड वेसल में भी हो सकती है, ठीक है। अगर ब्लड वेसल में होगी ना, तो क्या होगा कि ब्लड वेसल में अगर डायसेक्शन होगी और इंटिमा और मीडिया के बीच में ब्लड चला गया ना, तो डिफरेंट ऑर्गन तक जो ब्लड जाना था वो अब जा नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो ऑर्गन का जो है ना, ऑर्गन फ्लो टू वाइटल ऑर्गन्स रिड्यूस्ड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हार्ट की जो पेरिकार्डियम है ना, उसमें हमारे पास ये डायसेक्शन हो जाए, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे ब्लड चला गया, तो अल्टीमेटली हार्ट ने जो पंप करना था ब्लड, वो पंप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब वो प्रॉपरली जितना उसका कार्डिक आउटपुट पहले था वो उतना नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि हार्ट के जो वॉल्स हैं उनके अंदर जो है वो ब्लड स्टोर होने लग गया, अंदर जाना शुरू हो गया, तो अल्टीमेटली उस बंदे को कुछ टेम्पोनार्ड भी हो सकता है, मतलब कि उसका हार्ट दबना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एन्यूरिज्म थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है, मतलब कि इस एन्यूरिज्म की वजह से थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है, ठीक है। अब अगर और ये मेनली स्मॉल ब्लड वेसल में होती है। अगर ये स्लो प्रोसेस है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है ना, तो ये प्रॉपर्ली हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन एकदम अगर वो हो गया, थ्रोम्बस बन गया ना, तो ये इट्स अ वेरी फैटल, और ये बंदे की जो है ना, क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा ये हाथ है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये क्या होगा कि एक टाइम और एकदम ब्लड बंद हो गया ना, तो क्या होगा, ये जगह गैंग्रीन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अल्टीमेटली इस जगह को फिर काटना पड़ेगा, ठीक है, एम्पुटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। थर्ड है एम्बोलाइजेशन, मतलब कि जो थ्रोम्बस बना था वो टूट सकता है, और टूट के जो है वो डिफरेंट और ब्लड वेसल में जाके फंस सकता है, और एम्बोलाइजेशन भी हो सकती है एन्यूरिज्म्स की वजह से, ठीक है। फिर है कि इस एन्यूरिज्म्स की वजह से हमारे पास डिफरेंट इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर है कि प्रेशर जो है ना, प्रेशर इफेक्ट जो होता है वो लार्ज एन्यूरिज्म्स काज करवा सकता है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रप्चर पढ़ा है, रप्चर के अलावा हम लोगों ने जो है वो डायसेक्शन पढ़ी है, थ्रोम्बस पढ़ा है, एम्बोलाइजेशंस पढ़ी हैं, प्रेशर पढ़ा है, ठीक है, एंड दैट्स इट, ठीक है। ये होगा कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एन्यूरिज्म। अब हम आते हैं जो मेन पैथोजेनेसिस है ना इस एन्यूरिज्म की, ठीक है। मेन पैथोजेनेसिस में हमारे पास जो है वो 3 चीज़ें आ जाती हैं। 3 चीज़ें क्या है, फर्स्ट है पुअर वेसल मैट्रिक्स क्वालिटी, ठीक है, पुअर मैट्रिक्स, ये है क्वालिटी, ठीक है, पुअर वेसल मैट्रिक्स क्वालिटी। पुअर मैट्रिक्स वेसल क्वालिटी का क्या मतलब है कि नॉर्मली ब्लड वेसल को जैसा होना चाहिए ना वो वैसी नहीं है, मतलब वीक है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह, और इसकी वजह क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स की वजह से ये मेनली होता है, जैसे कि मॉर्फन सिंड्रोम हो गया, या लोई डिल्स सिंड्रोम हो गया, या हिलर डेल्स सिंड्रोम हो गया, तो ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं। जब कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास ब्लड वेसल जो है वो प्रॉपरली उसकी क्वालिटी जो नॉर्मली होनी चाहिए वो नहीं होगी, तो इजीली रप्चर हो सकती है, इजीली उसमें एन्यूरिज्म्स वगैरह हो सकते हैं। तो फर्स्ट कॉज ये है कि पुअर वेसल मैट्रिक्स क्वालिटी, ठीक है। सेकेंड कॉज ये है कि हमारे पास जो वो है मैट्रिक्स की सिंथेसिस और डिग्रेडेशन में इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह, ठीक है, तो इनकी सिंथेसिस जो होती है वो कम हो जाती है और डिग्रेडेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जब डिग्रेडेशन ज़्यादा हो जाएगी ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे पास ब्लड वेसल वीक हो जाएगी ना, तो ये मेनली जो वो ये इम्बैलेंस जो आता है ना, ये इन्फ्लेमेशंस में आता है। और कौन सी इन्फ्लेमेशन की कौन सी टाइप है जो ब्लड वेसल में होती है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस में आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, मेटालोप्रोटीनेज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। जब मेटालोप्रोटीनेज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, अब हम थर्ड ईयर की हमारी नॉलेज है मेटालोप्रोटीनेज पे कि इट इज़ अ एंजाइम विच ब्रेक्स द एक्स्ट्रा स्टफ विच इज़ हैपनिंग इन द बॉडी, ठीक है, मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू जब एंजियोजेनेसिस भी होती है उसको रोकने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट मेटालोप्रोटीनेज होते हैं। मेटालोप्रोटीनेज 2 होता है, 3 होता है, 9 होता है, 11 होता है, 10 होता है, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इम्बैलेंस जो होता है किस वजह से होता है, क्योंकि मैट्रिक्स की डिस्ट्रक्शन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है बिकॉज इंक्रीज लेवल ऑफ द मेटालोप्रोटीनेज, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड ये है कि हमारे पास लॉस ऑफ द मीडियल स्मूथ मसल सेल्स
और चेंज इन दी स्मूथ मसल सेल सिंथेसिस, मतलब कि जो हमारे पास ये जो ट्यूनिका मीडिया में जो स्मूथ मसल की क्वांटिटी है हमें पता है बहुत ज़्यादा होती है ना, तो स्मूथ मसल में की क्वांटिटी जो होती है या तो वो कम हो जाती है और या तो उसकी सिंथेसिस रिड्यूस्ड हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो ये मीडिया होता है ना इसका इस्कीमिया हो जाता है। तो अब मीडिया में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, इनर मीडिया इस्कीमिया होता है और मिड मीडिया इस्कीमिया होता है। अब इस इस्कीमिया की वजह से हमारे पास एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसको हम कहते हैं सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन, ठीक है, सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन। अब इस सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन में क्या होगा, हमारे पास इंक्रीज लेवल ऑफ द एमॉर्फस ग्रुप सब्सटेंस, ठीक है, एमॉर्फस ग्रुप सब्सटेंस हमें नॉर्मली नहीं चाहिए होते, ठीक है, इनका लेवल ज़्यादा हो जाता है मीडिया में, स्मूथ मसल का लेवल कम हो जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा वाइजोरम जो होती है ओब्लिटरेट कर जाती है और इसका नाम सिस्टिक है ना, तो हमें हिस्टोलॉजिकली हमें डिफरेंट सिस्ट नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मैट्रिक्स की जो क्वालिटी नॉर्मली चाहिए थी वो नहीं मिलेगी हमें, क्यों नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मैट्रिक्स है उसकी डिग्रेडेशन ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लेवल ऑफ द मेटालोप्रोटीनेज इन इन्फ्लेमेशन, मेनली आर्थरोस्क्लेरोसिस। और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा है कि स्मूथ मसल का जो मीडिया में होता है स्मूथ मसल सेल्स उनका सिंथेसिस भी रिड्यूस्ड हो जाती है, उनकी काउंट भी रिड्यूस्ड हो जाती है। अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो एन्यूरिज्म्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टिक मीडियल डिजनरेशन जो है मेनली हम लोगों ने इसी में पढ़ी है कि उसमें स्मूथ मसल सेल्स की क्वांटिटी कम हो जाती है मेनली, ठीक है। ये हो गई पैथोजेनेसिस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एटियोलॉजी ऑफ द एन्यूरिज्म, ठीक है। अब एटियोलॉजी का अगर बात करो ना तो एटियोलॉजी में हमारे पास डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं। आर्थरोस्क्लेरोसिस है जो मेनली हमारे पास एब्डोमिनल आयोटा एन्यूरिज्म्स कॉज करता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन है जो थोरेसिक आयोटा एन्यूरिज्म्स कॉज करता है। सिफिलिस है, जेनेटिकल कॉजेज हो सकती हैं, ट्रॉमा हो सकता है, वास्कुलाइटिस हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास सेप्टिक माइक्रो एम्बोलाइजेशंस होती हैं जो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में मेनली नज़र आती हैं। इसके अलावा डिफरेंट इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट बैक्टीरियाज, डिफरेंट फंजाई वगैरह, वो भी एन्यूरिज्म्स कॉज करा सकते हैं, ठीक है। सेप्टिक बैक्टीरिया वगैरह होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें एन्यूरिज्म्स करवाती हैं। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, आर्थरोस्क्लेरोसिस पढ़ा है, हाइपरटेंशन, सिफिलिस वगैरह, जेनेटिकल कॉजेज, ट्रॉमा, वास्कुलाइटिस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। अब अगर आप इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करो तो आप इन्वेस्टिगेट कैसे करते हो, स्क्रीनिंग करते हो जिसमें आप अल्ट्रासाउंड करते हो तो आपको नज़र आ जाती है ब्लड वेसल्स की बल्जिंग, ठीक है। इसके अलावा आप मॉर्फोलॉजी देख सकते हो इन CT स्कैन एंड MRI, ठीक है। ट्रीटमेंट में आप ओपन सर्जिकल रिपेयर करते हो, ठीक है। अच्छा, अब रॉबिन्स में ना कुछ एन्यूरिज्म्स को जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि एब्डोमिनल आयोटा एन्यूरिज्म है, ठीक है। इसके अलावा थोरेसिक आयोटा एन्यूरिज्म हो गया और आयोटिक डायसेक्शंस हैं, इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम लोग इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं एब्डोमिनल आयोटा एन्यूरिज्म, ठीक है। सब एब्डोमिनल आयोटा एन्यूरिज्म में क्या होता है, ये मेनली हमें आर्थरोस्क्लेरोसिस में नज़र आता है, जो मैं एटियोलॉजी में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आर्थरोस्क्लेरोसिस में हमें एब्डोमिनल आयोटा एन्यूरिज्म नज़र आता है, ठीक है। उसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना है, इसको तो भूलना ही नहीं है। इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या है, बिलो द रीनल आर्टरी एंड अबव द बाइफरकेशन ऑफ द आयोर्टा, ठीक है। क्या है, रीनल आर्टरी से नीचे और बाइफरकेशन ऑफ द आयोटा के ऊपर, ठीक है। कौन सी बाइफरकेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में जो बाइफरकेशन होती है ना इस आयोटा की, तो उसके ऊपर और रीनल आर्टरी के नीचे मेनली एब्डोमिनल आयोटा एन्यूरिज्म होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं ये एब्डोमिनल आयोटा एन्यूरिज्म जो है ना मेनली बूढ़े लोगों में होता है, 50 साल के बाद जो है ये होता है, ठीक है। और स्मोकर्स में होता है और आदमियों में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी अगर आप प्रेजेंटेशन देखोगे ना कि ये नज़र कैसे आएगा ना, तो हमारे पास एक होता है एसिम्टोमेटिक जो होता है ना, तो ये हमारे पास वो होता है इंसिडेंटली फाउंड होता है, मतलब कि नॉर्मली नज़र नहीं आता, बहुत इत्तेफाकन अगर नज़र आ गया कभी तो आ गया, वरना तो एसिम्टोमेटिक जो एन्यूरिज्म्स होते हैं ना एब्डोमिनल आयोटा वाले वो नज़र नहीं आते, ठीक है। फिर आता है सिम्टोमेटिक
विदाउट रप्चर। तो सिम्टोमेटिक विदाउट रप्चर में ना क्या होता है कि मेनली एपिगैस्ट्रिक स्वेलिंग्स नज़र आ रही होती हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, बैक पेन वगैरह नज़र आ रहा होता है, एक्सपेंसाइल पल्सेशंस वगैरह नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। और अगर सिम्टोमेटिक विद रप्चर हुआ ना पेशेंट ना, तो क्या होगा कि हमारे पास जो क्या होगा कि सडन ऑनसेट ऑफ फ्लैंक पेन होगा, ठीक है। फ्लैंक रीजन में बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी बंदे को, ठीक है। और दूसरा जो है ना पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास, ऑब्वियसली एब्डोमिनल आयोटा फट गया तो क्या होगा, सारा का सारा ब्लड एब्डोमिन में आना शुरू हो जाएगा, कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स में बंदा मर जाएगा। ऑब्वियसली ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है बंदे को, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं एब्डोमिनल आयोटा एन्यूरिज्म्स की टाइप पे, ठीक है। ये मेनली मॉर्फोलॉजी में आ जाता है, ठीक है। तो इसकी टाइप्स जो होती है ना, वो हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक है इन्फ्लेमेशन एब्डोमिनल आयोटा एन्यूरिज्म, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी एब्डोमिनल आयोटा एन्यूरिज्म, और एक हमारे पास है मायोकोटिक एब्डोमिनल आयोटा एन्यूरिज्म, ठीक है। अब जो इन्फ्लेमेटरी एब्डोमिनल आयोटा एन्यूरिज्म है ना, ये हमारे पास मेनली 5 to 10% लोगों में नज़र आ रहा होता है और यंग पेशेंट्स में नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अगर इसको आप देखोगे ना तो आपको नज़र आ रहा होगा ट्रांसम्यूरल लिम्फोप्लाज्मोसिटिक इन्फिल्ट्रेट, ठीक है। इसके अलावा डेंस पेरी आयोटिक फाइब्रोसिस, मैक्रोफेजेस एंड जाइंट सेल्स। क्या क्या नज़र आएंगे, ट्रांसम्यूरल मतलब वेसल की पूरी वॉल में, हार्ट की पूरी वॉल्स में, लिम्फोप्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट, ट्रांसम्यूरल लिम्फोप्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट, डेंस पेरी आयोटिक फाइब्रोसिस एंड मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स। ये इन्फ्लेमेटरी एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म में नज़र आ रहा होता है। और जो माइकोटिक है ना, तो उसमें हमारे पास मेनली वेसल की वीकनेस होगी बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। तो डिफरेंट फंजाई इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमारे पास म्यूकर हो गया, एस्परजिलस हो गया, बैक्टीरियाज में हमारे पास सल्मोनेला और सीडोमोनास हो गया। इसके अलावा सुपरेशन ड्यू टू इन्फेक्शन कैन फर्दर डिस्ट्रॉय मीडिया एज वेल, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एब्डोमिनल आयोटा एन्यूरिज्म। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोरेसिक आयोटिक एन्यूरिज्म और आयोटिक डायसेक्शंस कर लेंगे, फिर हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।